सुन रहे हो जी, कल को जब ससुराल वाले इसके मोटापे के कारण मुंह फाड़ कर दहेज मांगेंगे तो क्या मेरे बाप देंगे पैसे? एक तो सांवली है, ऊपर से ये हाथी जैसा शरीर, कौन करेगा इससे शादी? सुमन सही कह रही है रिया, अपनी जुबान और भूख पर लगाम लगा, हम इतना दहेज नहीं दे सकते। अब मुझे कुछ नहीं खाना है, आप लोगों की बातों से मेरा पेट भर गया है। रिया वहाँ से उठकर चली जाती है। देखो महारानी का नखरा, सच बात कड़वी ही लगती है। रमेश और सुमन अपनी बेटी से ज्यादा प्यार नहीं करते थे, वो रोहन से ही भी ज्यादा प्यार करते थे और उन्होंने रोहन के कमरे में एसी लगवाया था, लेकिन रिया के कमरे में बस एक छोटा पंखा लगा था जिससे उसे बहुत परेशानी आती है। पापा, मेरे कमरे का पंखा बिल्कुल काम नहीं कर रहा, बहुत शोर करता है और हवा तो बिल्कुल भी नहीं लगती, पूरी रात नींद नहीं आती। क्या हम उसे ठीक करवा सकते हैं या फिर एक छोटा कूलर ही ले आइए? अरे कूलर? हाँ, तुझे पता है कूलर में कितना पानी और बिजली खाता है? पहले ही रोहन के एसी के कारण बिजली का बिल आसमान छू रहा है। अब मैं नोट तो छापता नहीं हूँ जो हर कमरे में एसी लगा दूं। पर पापा, भैया के कमरे में तो रात दिन एसी चलता है। मुझे एसी नहीं चाहिए, बस पंखा तो ठीक करवा दीजिए, गर्मी से मेरी तबीयत खराब हो रही है। रिया, अपनी तुलना रोहन से करना बंद कर। वो लड़का है, दिन भर बाहर धक्के खाता है, दिमाग खपाता है, उसे अच्छी नींद चाहिए ताकि कल उठकर अपना करियर बना सके। वो हमारा बेटा है, बुढ़ापे में वही हमें कमा कर खिलाएगा, हमारी लाठी बनेगा, उसे आराम देना हमारी जरूरत है। तभी वहाँ पर सुमन भी आ जाती है। सही तो कह रहे तेरे पापा, तुझे घर में ही तो रहना है, कौन सा पहाड़ तोड़ना है? और वैसे भी 4 दिन की मेहमान है तू, कल को शादी करके दूसरे घर चली जाएगी, हम तुझ पर इतना खर्चा क्यों बढ़ाएं जिसका हमें कोई फल ही ना मिले? जा खिड़की खोल कर सो जा, थोड़ी हवा आ जाएगी। भैया सहारा है इसीलिए उन्हें सुकून मिलेगा, मैं बोझ हूँ इसीलिए मुझे गर्मी मिलेगी। जिस घर में हवा भी बेटे और बेटी में फर्क करके मिलती हो, वो घर मेरा कैसे हो सकता है? रिया गुस्से में वहां से चली जाती है। रिया और रोहन दोनों ही कॉलेज जाते थे, लेकिन दोनों में बहुत फर्क था। रोहन के लिए कार थी जिससे वो कॉलेज जाता था, लेकिन रिया के पास कुछ नहीं था, उसे पैदल ही कॉलेज जाना पड़ता था। इस बात से रिया बहुत गुस्सा थी। पापा, आज बहुत धूप है, क्या मुझे कुछ रुपए मिल सकते हैं? मैं शेयरिंग ऑटो से चली जाऊंगी, पैदल जाने में बहुत थकान हो जाती है, फिर पढ़ाई में मन नहीं लगता। अरे तो क्या हो गया, पैदल चलने से सेहत अच्छी रहती है। हमारे जमाने में हम मीलों पैदल चलते थे, और वैसे भी रोज रोज वैसे भी जाना है तो जा, वरना घर बैठ। रिया गुस्से से घर से बाहर निकल जाती है। धूप तेज थी, वो पैदल चल रही थी। किसी को मेरी फिक्र नहीं है, भैया को कार दिला दी, मेरे लिए ऑटो भी नसीब नहीं है, पता नहीं मुझे क्या समझते हैं। कुछ दिन बाद सारा परिवार शॉपिंग मॉल गया। रोहन के कजन की शादी थी, इसलिए कपड़े खरीदे जा रहे थे। रोहन ने अपने लिए महंगे कपड़े पसंद किए। मम्मी, मुझे ये वाले कपड़े बहुत पसंद है, ये 5,000 के हैं, मुझे यही चाहिए। ले बेटा, तो इन कपड़ों में एकदम हीरो लगेगा, पैसे की चिंता मत कर, तेरे पापा दे देंगे। सुमन एक छोटी दुकान पर पहुंची जहां कपड़ों की सेल लगी थी। उसने वहां से कुछ कपड़े खरीदे और वो कपड़े रिया को दिए। रिया, ये देख, ये 200 रुपए का है, घर में पहनने के लिए बढ़िया रहेगा, और वैसे भी तू कॉलेज ही तो जाती है, कौन सा तुझे फैशन शो में जाना है? मम्मी, मुझे भी एक अच्छी जीन्स चाहिए थी, सब लड़कियां पहनती हैं, वो सामने वाली दुकान में 800 की मिल रही है। जीन्स? अरे हमारी इज्जत उछालनी है क्या? और 800 रुपए बहुत होते हैं, जो माँ दिला रही है चुपचाप ले ले, वरना वो भी नहीं मिलेगा। रिया वो कपड़े ले लेती है, लेकिन वो मन ही मन अपनी किस्मत को कोस रही थी। कुछ दिनों बाद रोहन का बर्थडे आया। महेश ने एक बहुत बड़ी पार्टी रखी, बहुत सारे मेहमान आए थे। और कुछ दिनों बाद रिया का बर्थडे आया, लेकिन उसके बर्थडे पर कुछ नहीं किया गया। मम्मी, पापा, आज मेरा बर्थडे है, आज तो हम पार्टी रखेंगे ना रात को? पागल हो गई है क्या? क्यों पार्टी रखेंगे? बर्थडे है, कोई त्योहार नहीं है। महेश अपनी जेब से कुछ पैसे निकालता है और रिया को देता है। हाँ, ले, जन्मदिन है ना तेरा, जा बाहर से कुछ चॉकलेट या आइसक्रीम खा लेना, और हाँ, घर का काम निपटा लेना। रिया ने वो पैसे लिए और वहां से चली गई। ऐसे कुछ समय बीत गया। बारिश का मौसम था। रिया पिछले 2 दिनों से बिस्तर पर पड़ी थी। उसका शरीर बुखार से तवे की तरह तप रहा था, वो कांप रही थी। महेश कमरे में आया और रिया का माथा छूकर देखा। अरे, इसे तो तेज बुखार है। सुमन, सुनती हो? लगता है डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। सुमन वहां पर आती और उसका चेहरा गुस्से से लाल था। अजी रहने दो, डॉक्टर को बुलाओगे तो 500 रुपए फीस लेगा, ऊपर से 1000 रुपए की दवाई लिख देगा। आजकल के डॉक्टर सिर्फ लूटते हैं, ये मौसमी बुखार है, अपने आप उतर जाएगा। रिया अपने पलंग पर लेटी थी और दर्द से करा रही थी। मम्मी, बहुत ठंड लग रही है, गला भी सूख रहा है। चुप कर, ज्यादा नाटक मत कर, मैं तुलसी और अदरक का कड़वा काढ़ा बना देती हूँ, उसे पीकर रजाई ओढ़कर सो जाना, पसीना आएगा तो सब ठीक हो जाएगा। लड़कियों को इतना नाजुक नहीं होना चाहिए, कल को ससुराल में बीमार पड़ी तो वो लोग हमें ही कोसेंगे। रिया रोज पैदल कॉलेज जाती थी। रास्ते में अर्जुन का गैरेज था,
एक दिन रिया की चप्पल टूट गई। अर्जुन अपना काम छोड़कर आया और अपनी साइकिल उसके पास खड़ी कर दी। मैडम जी, कॉलेज दूर है, आप मेरी साइकिल ले जाइए, मैं शाम को ले लूंगा। धीरे धीरे उनकी दोस्ती हो गई। कभी अर्जुन उसे पानी देता तो कभी रिया उसे अपना टिफिन खिलाती। रिया को पहली बार किसी ने अहमियत दी थी। एक दिन अर्जुन ने दिल की बात कह दी। मैं गरीब हूँ रिया, शायद तुम्हें महलों में न रख सकूं, पर वादा करता हूँ कभी रोने नहीं दूंगा। रिया भी अर्जुन से प्यार करती थी, इसलिए उसने अपने माता पिता से बात करने का फैसला किया। पापा मम्मी, मुझे आपसे कुछ कहना है। मैं किसी को पसंद करती हूँ, उसका नाम अर्जुन है, वो गैराज में मैकेनिक है। अरे क्या कहा, गैराज वाला? अरे मैकेनिक, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारी नाक कटवाएगी तू? हम इज्जतदार लोग हैं, अपनी बेटी को किसी ग्रीस पोतने वाले को सौंप दे। यही दिन देखने के लिए पाला था तुझे? अरे लोग क्या कहेंगे कि महेश्वर बाबू की बेटी एक मजदूर से ब्याही गई है। पापा वो बहुत मेहनती है और वो कोई दहेज नहीं मांग रहा है, वो बिना किसी लेन देन की शादी करने को तैयार है। अरे दहेज नहीं मांगेगा मतलब मेरे 10-15 लाख रुपए बच जाएंगे। और वैसे भी इसको पढ़ा लिखा कर कौन सा अफसर बनाना है, बोझ उतर जाए वही काफी अच्छा है। देख रिया, हम तेरी खुशी के खिलाफ नहीं है। अगर वो लड़का मेहनती है और तुझे खुश रख सकता है तो हमें कोई एतराज नहीं है। हाँ, आजकल जात पात कौन मानता है, और फिर जब वो कुछ मांग ही नहीं रहा तो साफ दिल का होगा। तू उसे बुला ले, हम चटमंगनी पट ब्याह कर देंगे। थैंक यू पापा, थैंक यू मम्मी। रिया खुश होकर वहां से चली गई। बच गए जी, लाखों का खर्चा बच गया। ऐसे कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम। कुछ ही दिनों बाद अर्जुन और रिया की शादी हो गई। वो उसके पुराने और छोटे घर के बाहर खड़ी थी, जिसका प्लास्टर झड़ रहा था। तभी अर्जुन के माता पिता बाहर आए। माँ कावेरी ने प्यार से रिया की आरती उतारी और गृह प्रवेश के बाद एक साड़ी लेकर उसके पास गई। बेटी, मेरे पास इतना पैसा तो नहीं है कि तुझे सोने के कंगन या नई सिल्क की साड़ी दे सकूं, लेकिन ये साड़ी मुझे मेरी सास ने दी थी। ये मेरे पास सबसे कीमती चीज है, ये हमारा आशीर्वाद है, इसे स्वीकार कर लेगी ना? माँ जी, ये किसी भी नई साड़ी से ज्यादा सुंदर है, मैं इसे हमेशा संभाल कर रखूंगी। कुछ समय बीत गया। रात के खाने का समय था। घर में डाइनिंग टेबल नहीं थी। सब लोग रसोई के पास जमीन पर चटाई बिछाकर बैठे हुए थे और खाना खा रहे थे। रिया ने थोड़ा खाना खाया और फिर वो उठने लगी। अरे बहू, कहाँ जा रही है? अभी तो तूने शुरू किया है, बस इतना सा खाएगी? दिन भर की थकान है, ऐसे कैसे चलेगा? नहीं माँ जी, मेरा पेट भर गया है, मुझे कम खाने की आदत है। चुपचाप बैठ और पूरा खा। ये तेरा अपना घर है, यहाँ कोई हिसाब किताब नहीं होता। दुबली हो रही है मेरी बच्ची, और ले, ये दाल भी ले। रिया वहाँ बैठ गई और उसने और खाना खाया। आज उसने पहली बार पेट भरकर खाना खाया था। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। ये लोग कितने अच्छे हैं, गरीब हैं लेकिन कितने दिलदार हैं। और मेरे माता पिता को देखो, अमीर हैं लेकिन तब भी मुझे पेट भरकर खाने नहीं देते थे। खाने के बाद कावेरी रसोई में दूध गर्म कर रही थी। दूध कम था पर उसने उसमें पानी नहीं मिलाया। उसने 4 छोटे गिलासों में बराबर दूध डाला और बाहर ले आई। देखो बेटा, दूध थोड़ा कम है पर मैंने इसमें पानी की एक बूंद नहीं मिलाई। हम थोड़ा थोड़ा पी लेंगे, लेकिन अच्छा और शुद्ध पियेंगे। उसने सबको बराबर दूध दिया और खुद भी वही लिया। रिया ने गिलास हाथ में लिया। मेरे मायके में तो माँ मुझे पानी मिला दूध देती थी और भैया को मलाई वाला। यहाँ गरीबी है पर मिलावट नहीं। ये थोड़ा सा दूध उस भरे हुए गिलास से कहीं ज्यादा कीमती है। ऐसे कुछ दिन बीत गए। रिया अपने छोटे से कमरे में गर्मी में परेशान थी। पसीने में लथपथ वो करवटें बदल रही थी। तभी रामलाल हाथ में घर का इकलौता पुराना टेबल फैन लेकर वहाँ आया। बापूजी, आप ये पंखा यहाँ क्यों रख रहे हैं? माँ जी और आपको तो गर्मी लगेगी, आप इसे ले जाइए। अरे बेटा, हम तो पुराने लोग हैं। हमें खुले आसमान के नीचे सोना पसंद है। तुम नई हो, इस बंद कमरे में तुम्हारा दम घुट जाएगा। ये तुम्हारे लिए है, आराम से सो जाओ। रामलाल और कावेरी दोनों चटाई लेकर अपने आंगन में सो गए। अंदर कमरे में रिया और अर्जुन सो रहे थे, जिसमें पंखा चल रहा था। वो गरीब परिवार था लेकिन दिलदार था। अगले दिन सभी लोग शॉपिंग करने के लिए बाजार गए। भैया, कोई बढ़िया सा सूट दिखाइए जो हमारी मैडम पर जचे। दुकानदार एक सूट दिखाता है जो रिया को पसंद आ जाता है। अर्जुन, ये 800 रुपए का है, बहुत महंगा है। रहने दो, मेरे पास पुराने कपड़े हैं, मैं उनसे काम चला लूंगी। ले ले बेटा, हम अमीर नहीं है तो क्या हुआ, हमारी बहू किसी से कम नहीं दिखनी चाहिए। तू इसे पहनेगी तो मेरा सीना चौड़ा हो जाएगा। अगर पैसे कम पड़ रहे हैं तो मैं दे देती हूँ। कावेरी और अर्जुन दोनों पैसे मिलाकर वो सूट खरीद लेते हैं और फिर वापस अपने घर चले जाते हैं। रिया के चेहरे पर आज वो मुस्कान थी जो अभी तक कभी भी उसके चेहरे पर नहीं आई थी। रात का समय था। रिया आंगन में अखबार का एक टुकड़ा देख रही थी। तभी वहां अर्जुन आता है। क्या देख रही हो रिया, कोई अच्छी खबर है? कुछ नहीं अर्जुन,
बस एक फैशन डिजाइनर के बारे में लिखा था, वही पढ़ रही थी। मेरा भी सपना था कि मैं एक फैशन डिजाइनर बनूं, पर मैं बन नहीं पाई। अरे पहले नहीं बन पाई तो अब बन जाएगी। अब शुरू कर दे अपनी पढ़ाई। अर्जुन, हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं कि मैं अपनी पढ़ाई शुरू कर पाऊं? तभी कावेरी और रामलाल वहाँ जाते हैं। उन्होंने अर्जुन और रिया की सारी बातें सुन ली थी। पैसे की चिंता तू क्यों करती है बहू? तेरे ससुर और मैं अभी बूढ़े थोड़ी हुए हैं। कल से ही मैं अचार और पापड़ बनाना शुरू करूंगी। तेरे बापूजी भी मेरी मदद करेंगे, क्यों जी? अरे बिल्कुल, मैं बाजार में जाकर बेच जाऊंगा, 2 पैसे वहाँ से आएंगे। बेटी, हमारी दीवारें कच्ची हैं पर इरादे पक्के हैं। हम रूखी रोटी खा लेंगे पर तेरा सपना टूटने नहीं देंगे। तू बस उड़ने की तैयारी कर, पंख हम लगाएंगे। पापा के पास नोटों की गड्डियाँ थी, फिर भी उनके लिए मैं सिर्फ एक बोझ थी। और यहाँ इनके पास खुद के लिए पूरे कपड़े भी नहीं हैं, फिर भी ये मुझे ताज पहनाने की बात कर रहे हैं। असली अमीर मेरे पापा नहीं, असली अमीर तो ये लोग हैं। मैं गैराज में रोज 4 घंटे एक्स्ट्रा ओवर टाइम करूंगा। रिया, तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। हम चाहते हैं कि तुम वो सब हासिल करो जो तुम्हें करना है। आप सब मेरे लिए कितना करेंगे? तू हमारी बेटी है, तेरे सपनों के लिए हम दिन रात एक कर देंगे। समय बीत गया। अब रिया दिन रात पढ़ाई करती, अर्जुन देर रात तक गैराज में काम करता और रामलाल कावेरी अचार पापड़ के व्यापार में लगे रहते। सब कुछ ठीक चल रहा था कि अचानक रिया बहुत बीमार पड़ गई। हाय राम, इसका शरीर तो तवे जैसा तप रहा है, इसे तुरंत दवा और इंजेक्शन की जरूरत है। अरे सारे पैसे तो इसकी पढ़ाई की फीस में चले गए, जेब खाली है। अर्जुन भी अभी काम पर है, क्या करूं? तभी रामलाल की नजर आंगन में खड़ी अपनी पुरानी साइकिल पर पड़ती है। माफ करना साथी, आज मेरी बेटी की जान तुझसे ज्यादा कीमती है। रामलाल अपनी साइकिल को लेकर वहां से चला जाता है और कुछ देर बाद वापस लौटता है पैदल। उसके हाथ में दवाइयाँ थी। बापूजी, आप पैदल? आपकी साइकिल कहाँ है? अरे वो साइकिल थोड़ी खराब हो गई थी बेटा, तो वही बेच दी और दवा ले आया। झूठ मत बोलिए बापूजी, वो साइकिल आपको जान से प्यारी थी, मेरे लिए आपने उसे बेच दिया। अरे पगली, साइकिल तो लोहे की थी, फिर आ जाएगी, पर मेरी बहू तो लाखों में एक है। अगर तुझे कुछ हो जाता तो मैं साइकिल का क्या करता? तू बस जल्दी से ठीक हो जा। बापूजी, मैं कसम खाती हूँ कि एक दिन आपको साइकिल नहीं कार में बिठाऊंगी। 2 साल बीत जाते हैं। जहाँ पहले कच्चा घर था वहाँ एक बड़ा घर बन चुका था, क्योंकि दिया अब एक सक्सेसफुल वुमन बन गई थी। उसने 2 साल में कामयाबी हासिल कर ली थी। रिया एक बड़े सोफे पर बैठी थी और लैपटॉप में कुछ काम कर रही थी। तभी वहाँ कावेरी आती है। ले बेटी, जूस पी ले, सुबह से लगी है। माँ, आप क्यों काम करती हैं? अब तो घर में नौकर है ना। अरे नौकर मेरे जैसा जूस थोड़ी बनाएगा, और देख बाहर कौन आया है। रिया बाहर देखती है। दरवाजे के बाहर बहुत बड़ी काले रंग की कार खड़ी है। उसके पास रामलाल और अर्जुन खड़े हैं। क्यों बहू, कैसी लग रही है हमारी नई सवारी? बहुत सुंदर बापूजी, ये सब आप लोगों के त्याग और आशीर्वाद का फल है। हमने गरीबी को हरा दिया। यहाँ रिया की जिंदगी तो सुधर गई थी, लेकिन वहाँ उसके माता पिता का जीवन अब बिल्कुल बदल चुका था। महेश ने रोहन को पढ़ने के लिए लंदन भेज दिया था। साहब, थोड़ी मोहलत और दे दीजिए, मेरा बेटा लंदन से आते ही सारे पैसे चुका देगा। वो वहाँ बहुत बड़ा आदमी बन गया है, बस कुछ दिन और। क्या हुआ जी, घर बच जाएगा ना? अपने रोहन को लंदन भेजने के लिए अपना घर भी गिरवी रख दिया। अब पता नहीं क्या होगा, और रोहन कब आ रहा है उसका कुछ पता चला क्या? बस अब यही हमारी आखिरी उम्मीद है सुमन। मैंने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई उस पर लगा दी है। उसे मैंने लंदन भेजा है पढ़ने के लिए। वो जरूर बड़ा आदमी बनकर लौटेगा और फिर हमारी जिंदगी बदल देगा। 2 दिन बाद रोहन नशे में धोते घर पर आता है। बेटा, बैंक वाले घर नीलाम कर रहे हैं। तूने कहा था तेरी नौकरी लग गई है, पैसा लाया है ना तू? हमें बचा ले बेटा, नहीं तो हमारा घर भी चला जाएगा। वैसे भी तुझे पढ़ाने के लिए मैंने सब कुछ लगा दिया। कहाँ के पैसे? कौन से पैसे? अरे मैंने पैसे सब उड़ा दिए। और ये क्या नाटक है बुड्ढे? तुमने मुझे लंदन भेजा ही क्यों था अगर इतना पैसा नहीं था तो? अब मेरा दिमाग मत खाओ, मेरे पास पूरी कौड़ी नहीं है। जैसे महेश ने रोहन की ये बात सुनी, वो बिल्कुल टूट गया और अचानक उसे दिल का दौरा पड़ गया और जल्दी से उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। देखिए, हालत नाजुक है, तुरंत ऑपरेशन करना होगा। 2 लाख रुपए जमा कराओ जल्दी से, तभी ऑपरेशन शुरू होगा। रोहन, तेरे पापा मर जाएंगे, कुछ कर बेटा। तेरे पास इतने पैसे तो होंगे बेटा, अपने पिता को बचा ले, नहीं तो उन्हें कुछ हो जाएगा। अरे हटो, मेरे पास पैसे नहीं है, हा? और वैसे भी ये अब बुढ़ा हो चुका है, आज नहीं तो कल मरना ही है। क्यों मैं अपना भविष्य खराब करूं? जो पैसे बचे हैं उनसे मैं आराम से अपना जीवन जीऊंगा। मुझे आप लोगों से अब कोई लेना देना नहीं है, जा रहा हूं मैं यहाँ से। रोहन वहां से जाने लगता है। सुमन उसे बहुत रोकती है, लेकिन वो रुकता नहीं है। रोहन,
मत जा, रुक जा बेटे। सुमन उसे बहुत रोकती है, लेकिन रोहन रुकता नहीं है और वो अस्पताल से चला जाता है। सुमन जमीन पर बैठकर रोने लगती है। हे भगवान, हमने बेटा नहीं सांप पाला था साहब। हमने इसे पढ़ाने के लिए अपना सब कुछ लुटा दिया और अब ये हमें छोड़कर चला गया। ये कैसे दिन दिखा दिए भगवान तूने। तभी अस्पताल के बाहर एक लग्जरी कार रुकती है। रिया, अर्जुन और उसके सास ससुर उसमें से उतरते हैं और सीधे अस्पताल के अंदर जाते हैं। रिया सीधे डॉक्टर के पास जाती है। महेश शर्मा जी का ऑपरेशन अभी शुरू कीजिए। ये लीजिए मेरा कार्ड, पैसों की कोई लिमिट नहीं है, बस इलाज बेस्ट होना चाहिए। फिर रिया दौड़कर सुमन के पास जाती है। मम्मी, मैं आ गई हूँ, पापा को कुछ नहीं होगा, आप रोना बंद कीजिए। बेटी, तेरा भाई तो हमें छोड़कर भाग गया, पर तू आ गई। मैंने तुझे हमेशा दुत्कारा, फिर भी तू यहाँ आ गई। मुझे माफ कर दे रिया, मैं अंधी थी जो हीरे को नहीं पहचान पाई। कुछ देर बाद महेश भी ठीक हो गया। सभी लोग उससे मिलने गए। वो अभी भी हॉस्पिटल के पलंग पर लेटा हुआ था। बेटी, मुझे माफ कर दे, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। रिया, जिसे मैं बुढ़ापे की लाठी समझता रहा, वो तो दीमक निकला, और जिसे मैं पराया धन और बोझ समझकर ठुकराता रहा, आज उसी ने मुझे नई जिंदगी दी है। हाँ बेटी, हम हार गए। हमें लगा बेटा ही तारता है, पर आज समझ आ गया कि औलाद बेटा हो या बेटी, जो बुरे वक्त में साथ दे वही अपना खून है। पापा, आप माफी मत मांगिए, मैं आपकी बेटी हूँ, कोई पराई नहीं। मेरा फर्ज था ये। बेटी, मैंने पूरी जिंदगी तुझे कभी कुछ नहीं दिया, और आज जब मेरी आंखें खुली हैं तो मेरे पास तुझे देने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। बेटी, आज मेरे पास देने को बस गांव की थोड़ी जमीन है, इसे तू रख ले। तूने साबित कर दिया कि बेटी पराया धन नहीं, बल्कि वो खजाना है जो बुरे वक्त में साथ नहीं छोड़ती। महेश जल्दी से ठीक हो गया। उनका घर तो जा चुका था, लेकिन महेश और सुमन रिया के घर आ गए। रिया अमीर हो गई थी, पर उसमें घमंड नहीं था। आज रिया, अर्जुन और दोनों परिवार एक साथ जमीन पर बैठकर खाना खा रहे थे। जानते हो समधी जी, मैं सारी उम्र दौलत के पीछे भागा, पर आज इस जमीन पर बेटी के हाथ का खाना खाकर तो जो सुकून मिला है, वो मेरे मखमली गद्दे पर भी नहीं था। सही कहा समधी जी। अमीर वो नहीं जिसके पास नोटों की गद्दियां हो, अमीर तो वो है जिसके पास ऐसा परिवार हो जो एक थाली में प्यार बांट कर खा सके। सब हंसते हुए खाना खा रहे थे। रिया ने साबित कर दिया था कि घर का चिराग बेटी भी होती है, जिसे लोग पराया धन कहते हैं। वही बुरे वक्त में असली धन बनती है। बेटियों को बोझ नहीं, ताकत समझो, क्योंकि जब एक बेटी खड़ी